Good morning. Welcome you all in top 1000 most important question series of ज्योग्राफी। ये इस सीरीज का छठवां पार्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में लगभग 50 प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि समुद्र तल का सबसे गहरा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सी माउंट, गाइओट, महासागरीय खाई या अटलांटिक रिज। तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य महासागरीय रिज किस प्रकार की प्लेट गति से बनता है? ऑप्शन है अभिसरण से, अपसरण से, रूपांतरण से या ऊर्ध्वगमन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपसरण से बनता है। अगला प्रश्न है कि मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है, ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरियाना ट्रंच की गहराई जो है विश्व में जितने भी ट्रंच है सबसे अधिक है इसकी गहराई। ये किस महासागर में है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में मेरियाना ट्रंच स्थित है। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 200 मीटर, 1000 मीटर, 4000 मीटर या 7000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो महासागरीय शेल्फ होती है उसकी औसत गहराई 200 मीटर होती है। अगला प्रश्न है कि सी माउंट क्या है? अब ये बताना है कि सी माउंट क्या है। ऑप्शन है समुद्र की सतह पर द्वीप, पानी के नीचे ज्वालामुखी पर्वत, महाद्वीपीय ढलान या खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानी के नीचे ज्वालामुखी पर्वत इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गायोट किसे कहते हैं? गायोट किसे कहते हैं? ऑप्शन है सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, समुद्री खाई या डूबा हुआ महाद्वीप या महासागरीय पठार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अबिसल मैदान किस प्रकार की विशेषता है? अबिसल मैदान किस प्रकार की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है उथला भाग, बहुत समतल और गहरा भाग, पर्वतीय भाग या प्रवाल क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समुद्र तल का सबसे उथला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है महाद्वीपीय शेल्फ, रिज, ट्रेंच, बेसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि समुद्र का सबसे उथला भाग कहलाता है महाद्वीपीय शेल्फ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। समुद्र का सबसे उथला भाग कहलाता है महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है गहरे समुद्र क्षेत्र में, जो गहरे समुद्र क्षेत्र की औसत गहराई होती है यानी कि डीप सी की औसत गहराई कितनी होती है? ऑप्शन है 500 मीटर या 1500 मीटर या 4000 से 6000 मीटर या 10000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि जो गहरे समुद्र क्षेत्र यानी डीप सी की औसत गहराई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोथर्मल वेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन है गर्म भूमिगत जल स्रोत से संबंधित है या महासागर में गर्म धुआं छोड़ने वाले छिद्र से संबंधित है या ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित है या मूंगे की वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी महासागर में गर्म धुआं छोड़ने वाले छिद्र से संबंधित है हाइड्रोथर्मल वेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, ये बताना है। ऑप्शन है ठंडी है या गर्म है या मिश्रित है या स्थिर है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जल धारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। ओके, अगला प्रश्न है कि लिब्राडोर धारा किस महासागर में पाई जाती है? लिब्राडोर धारा किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो जो लिब्राडोर धारा है वो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी धारा भारत के मानसून को प्रभावित करती है, ये बताना है। ऑप्शन है कुरील धारा या ब्राजील धारा या अगुलहास की धारा या एल निनो ला निन्या प्रवाह। तो इसका सही उत्तर है एल निनो या ला निनो प्रवाह जो है ये भारत के मानसून को प्रभावित करता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गर्म महासागरीय धाराएं, ये बताना है कि गर्म महासागरीय धाराएं हैं। ऑप्शन है जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, या जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, या जो सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, या केवल मानसून पर निर्भर करती हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर बहती हैं वो उन धाराओं को गर्म महासागरीय धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरू धारा किस नाम से जानी जाती है, उसका दूसरा नाम क्या है पेरू का, पेरू धारा का। ऑप्शन है कैलिफोर्निया धारा, या हम्बोल्ट धारा, या आयाशियो धारा, या क्यूराइल की धारा। तो इसका सही उत्तर है हम्बोल्ट की धारा को पेरू धारा भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठंडी धाराओं का मुख्य प्रभाव क्या है। ऑप्शन है भारी वर्षा होती है, या शुष्क मौसम रहता है, या तापमान वृद्धि हो जाती है, या चक्रवात आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है शुष्क मौसम रहता है। कब? ठंडी धाराओं के प्रभाव से तापमान मौसम शुष्क रहता है, यही इसका मुख्य प्रभाव है। अगला प्रश्न है क्यूरिशियो की धारा कहाँ बहती है ये बताना है। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में, जापान के तट पर, या ऑस्ट्रेलिया में, या अफ्रीका में। तो क्यूरिशियो की धारा बहती है जापान के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील धारा किस प्रकार की है, अब ये बताना है ब्राजील धारा। ऑप्शन है ठंडी है, या गर्म है, या मौसमी है, या खारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि जो ब्राजील की धारा है वो गर्म प्रकार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किन दो धाराओं के मिलने से प्रचुर मछली उत्पादन होता है। ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर, क्यूरिशियो या ओयाशियो, अगलहास या पेरू, ब्राजील या बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी कुरिशियो या ओयाशियो के मिलने से प्रचुर मछली उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एल नीनो की स्थिति में क्या होता है। ऑप्शन है पेरू धारा मजबूत हो जाती है, पेरू धारा कमजोर हो जाती है, या मानसून तेज हो जाता है, या प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो की स्थिति में क्या होता है, पेरू धारा जो है वो कमजोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती ठंडी धारा है। ऑप्शन है बेंगुएला की धारा, अगुलहास की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, या कुरिशियो की धारा। तो इसका सही उत्तर है बेंगुएला की धारा, मतलब कि जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ठंडी धारा है वो है बेंगुएला की धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्निया धारा कौन सी है, गर्म प्रकार की है, या ठंडी प्रकार की है, या फिर स्थिर है, या गर्म व ठंडी दोनों है। तो जो कैलिफोर्निया धारा है वो है ठंडी प्रकार की धारा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समुद्री धाराओं के निर्माण का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन है चंद्रमा, पवन, या तरंग, या ज्वार। तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्री धाराओं के निर्माण का मुख्य कारण है पवन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक धारा का स्वरूप क्या है ये बताना है कि उत्तरी अटलांटिक धारा का स्वरूप क्या है। ऑप्शन है ठंडी है, या गर्म है, या मौसमी है, या अपतटीय है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक धारा है वो गर्म प्रकार की धारा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियां किन धाराओं के पास अधिक पाई जाती हैं ये बताना है। ऑप्शन है कि गर्म, किन धाराओं की प्रवाल भित्तियां जो हैं वो किन धाराओं के पास अधिक पाई जाती हैं ये बताना है। गर्म धाराओं के पास अधिक पाई जाती हैं, या ठंडी के पास, या मिश्रित के पास, या गहरी समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि प्रवाल भित्तियां जो हैं वो गर्म धाराओं के पास अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्वार का मुख्य कारण क्या है, अब ये बताना है। ऑप्शन है
पृथ्वी का घूर्णन है, या पृथ्वी का क्रांति वलय है, या चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, या फिर पवन है। तो ज्वार का मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में कौन सा ज्वार होता है। ऑप्शन है न्यून ज्वार, विषम ज्वार, या स्प्रिंग टाइड, या सीधे ज्वार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में स्प्रिंग टाइड या स्प्रिंग ज्वार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योन ज्वार कब आता है, ये बताना है। न्योन ज्वार ऑप्शन है पूर्णिमा को, या अमावस्या को, या अर्धचंद्र अवस्था में, या सूर्य ग्रहण में। तो ऑप्शन नंबर सी अर्धचंद्र अवस्था में न्योन ज्वार आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन सामान्यतः कितने ज्वार आते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिदिन सामान्यतः 4 ज्वार आते हैं, 2 उच्च होते हैं और 2 निम्न ज्वार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचे ज्वार को क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है नियोन कहते हैं, या स्प्रिंग कहते हैं, या अस्थाई कहते हैं, या अपतटीय कहते हैं। तो सबसे ऊंचे ज्वार को कहते हैं स्प्रिंग ज्वार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम ऊंचाई वाले ज्वार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है नियोन ज्वार कहा जाता है, या फिर स्प्रिंग ज्वार कहा जाता है, या मिश्रित ज्वार कहा जाता है, या दैनिक ज्वार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है जो सबसे कम ऊंचाई का ज्वार है उसको कहते हैं न्योन ज्वार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है। ऑप्शन है खुले समुद्र में, या बंद खाड़ी या मुहाने में, या नदी में, या पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है बंद खाड़ी या मुहाने में ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइडल रेंज किसे कहते हैं, ये बताना है। टाइडल रेंज ऑप्शन है ज्वार आने का समय, उच्च व निम्न ज्वार का अंतर, या ज्वारीय वेग को, या समुद्री धारा को। ऑप्शन नंबर बी उच्च व निम्न ज्वार के अंतर को ही टाइडल रेंज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्च व निम्न ज्वार के अंतर को ही टाइडल रेंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है बे ऑफ फंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फंडी की खाड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सबसे ऊंचे ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, या सबसे ठंडा समुद्री जल के लिए प्रसिद्ध है, या प्रवाल के लिए प्रसिद्ध है, या पनडुब्बी घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे ऊंचे ज्वार के लिए बे ऑफ फंडी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्वार का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है मत्स्य पालन में, या बंदरगाह सफाई में, या नौ परिवहन में, या सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्वार का उपयोग मत्स्य पालन में भी होता है, बंदरगाह सफाई में भी होता है, नौ परिवहन में भी होता है। सही उत्तर तीनों इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है तरंगे मुख्य रूप से किससे बनती हैं, ये बताना है। ऑप्शन है सूर्य से, या चंद्रमा से, या पवन से, या भूकंप से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि तरंगे मुख्य रूप से पवन से बनती हैं। अगला प्रश्न है सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है, अब ये बताना है। ऑप्शन है ज्वालामुखी से, या समुद्री भूकंप से, या चंद्रमा से, या पवन से। तो ऑप्शन नंबर बी समुद्री भूकंप से जो है सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तरंग की ऊंचाई किसे कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है क्रिस्ट से गर्त तक की दूरी, या दो गर्तों के बीच की दूरी, या दो तरंगों के बीच का समय, या गति। तो तरंग की ऊंचाई कहते हैं क्रिस्ट से गर्त तक की दूरी को ही तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेव लेंथ क्या है, ये बताना है कि वेव लेंथ क्या है। ऑप्शन है क्रिस्ट से गर्त, क्रिस्ट से क्रिस्ट, गहराई, या तरंग वेव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वेव लेंथ कहते हैं क्रिस्ट से क्रिस्ट को ही वेव लेंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्री तरंगे ऊर्जा किस रूप में ले जाती हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान के रूप में, ताप के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, या विद्युत के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्री तरंगे ऊर्जा किस रूप में ले जाती हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विशाल समुद्री तूफान उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन है स्वेल या रोथ या सुनामी या चक्रवाती तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि चक्रवाती तरंगे जो हैं विशाल समुद्री तूफान उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेल तरंगे क्या हैं ये बताना है। ऑप्शन है गहरे समुद्र की बड़ी तरंगे या छोटे बड़े मिलाए हुए तरंग या किनारे की तरंगे या ज्वारीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि गहरे समुद्र की बड़ी तरंगों को ही स्वेल तरंगे कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोरल किस जीव से बनते हैं, बताना है कि कोरल किस जीव से बनते हैं। ऑप्शन है प्रवाल पॉलिप से या जेलीफिश से या मछली से या शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रवाल पॉलिप से कोरल बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल किस जल में अधिक पनपते हैं ये बताना है। ऑप्शन है ठंडे जल में या गर्म जल में या खारा रहित या बहुत गहरे जल में प्रवाल किसमें प्रवाल अधिक पनपते हैं। ऑप्शन नंबर बी गर्म जल में प्रवाल अधिक पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है भारत में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में या जापान में। तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियां बनने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है। ऑप्शन है तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या गहराई 500 मीटर होनी चाहिए या कम खारापन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तापमान 20 से 27 डिग्री होना चाहिए, तब प्रवाल भित्तियां बनने के लिए परिस्थिति आवश्यक है। ये 20 से 27 डिग्री का टेम्परेचर प्रवाल भित्ति बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है एटोल किस प्रकार की रीफ है ये बताना है कि एटोल किस प्रकार की रीफ है। ऑप्शन है तट से जुड़ी या अवरोधक या वृत्ताकार द्वीपाकार या ज्वालामुखीय। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृत्ताकार द्वीपाकार रीफ है एटोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल रीफ मुख्यतः कहाँ बनती है ये बताना है। कोरल रीफ मुख्यतः कहाँ बनती है। ठीक है। ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ या 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ या 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री से ऊपर या ध्रुवों के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि कोरल रीफ जो है मुख्यतः 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाल का मुख्य निर्माण तत्व क्या है ये बताना है। प्रवाल का मुख्य निर्माण तत्व क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, अगला है सिलिका, अगला है लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रवाल का मुख्य निर्माण तत्व है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है। कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है। ऑप्शन है जल की कमी या ऊंचा तापमान या अधिक खारापन या कम ऑक्सीजन। तो कोरल ब्लीचिंग का कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। कोरल ब्लीचिंग का कारण है ऊंचा तापमान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले इस सीरीज के अगले पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।